Hello student, myself Kanal. Today topics chapter 9 force and law of motion, ninth class science. Textual question start. Question first. Explain why it is difficult for a fireman. कि अग्निशमक के लिए क्यों कठिन होता है to hold a hose with eject large amount of water at high velocity. जब उनकी जो नलिका होती है उसमें अधिक मात्रा में पानी आता है तो उसको पकड़ना आसान क्यों नहीं होता. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ मोशन के अनुसार थर्ड लॉ मोशन क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिटिव रिएक्शन, कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल और अपोजिटिव होते हैं. व्हेन द एक्सेस वाटर कम्स आउट ऑफ द होज, जब अधिक मात्रा में पानी आता है होज से विद हाई वेलोसिटी, बड़ी तेजी के वेग से, देन इट रिकॉल द होज, वो होज को रिकॉल करता है एंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, उसी वेग से के अनुसार इन बैकवर्ड डायरेक्शन में. देयरफॉर इट बिकम टू डिफिकल्ट, इसलिए कठिन होता है फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज. एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल, क्या है संभव है फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है. इफ यस, यदि ऐसा है तो स्टेट द कंडीशन, उसकी शर्तें बताइए. दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, किस मैग्नीट्यूड से किस डायरेक्शन से वो वेलोसिटी को प्लेस कर रही है. आंसर है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो. यदि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बाह्य असंतुलित बल किसी भी वस्तु पर लगाते हैं तो जीरो हो जाता है. इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि F इज इक्वल टू जीरो. F का मतलब है फोर्स जीरो है. यदि F जीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. M इज इक्वल टू जीरो, M भी जीरो होगा. लेकिन बट M इज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी का मास जीरो नहीं हो सकता. A इज इक्वल टू जीरो, A जीरो हो सकता है लेकिन M जीरो नहीं होता, मास जीरो नहीं हो सकता. It is possible to move in state, but the motions will be same magnitude in one direction. जो मोशन होगा उसकी गति होगी विल बी सेम, समान होगी मैग्नीट्यूड में, परिणाम में, इन वन डायरेक्शन की. ऑफ मास है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग सेम लाइन, एक लाइन पर मूव करती है डायरेक्शन विद वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड. दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद वो टकराती हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूविंग एट द वेलोसिटी, और जो पहली वस्तु मूव करती है 1.667 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें याद करनी है. तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन दे रखा है 100 ग्राम मींस 0.1 kg. मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 kg. Initial velocity of first object 2 meter per second is also already given. Initial velocity of second object 1 meter per second is already given. Total momentum before collision, collision से पहले, टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2. m1 हमारे पास 0.1 दे रखा है, u1 हमारे पास 2 दे रखा है, प्लस m2 हमारे पास 0.2 दे रखा है, u2 हमारे पास 1 दे रखा है. मल्टीप्लाई करने के बाद 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी फर्स्ट की दे रखी है ऑलरेडी इज गिवन 1.67 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन v2 हमने v मान रखा है, मान लिया है. तो ये भी क्या टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, जैसे बिफोर कोलिजन निकाला था ऐसे ही टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन निकालेंगे. m1 v1 is equal to m2 v2. m1 हमारे पास 0.1 है, v1 1.67 है, m2 हमारा 0.2 है, v2 हमने दे रखा है, v2 हमें निकालना है या v दे रखा है हमने. तो 0.1 मल्टीप्लाई 1.67 तो 0.167 प्लस 0.2 v, ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद हो गया. तो अब इसके बाद कह रहा है कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन को बराबर रखना है हमने. आफ्टर कोलिजन है हमारे पास 0.167 मल्टीप्लाई 0.2v, और बिफोर कोलिजन 0.4 दे रखा है. तो 0.2v इज इक्वल टू 0.4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे 0.167 इज इक्वल टू 0.233. तो फाइंड आउट v, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.23 अपॉन 0.2 कैंसिल हो गया तो 1.165 मीटर पर सेकेंड.